बच्चों का, बुजुर्गों का, कि आप अपने बहुत ही कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। रास्ते बंद हैं, उसके बावजूद आप तशरीफ लाए। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और करंट रजीम ने आपको बहुत डराने की कोशिश भी की हुई है। आपके नाम लिखे जा रहे हैं, लिस्टें बन रही हैं, आपके साथ ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। ये सब कुछ करने के बावजूद आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, जिसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं पीटीआई डेनमार्क का जितने भी अकाबरीन हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा क्योंकि किसी का भूल जाऊंगा नाम तो फिर उसको गिला होगा। इसलिए तमाम अकाबरीन जो पीटीआई डेनमार्क से जिनका ताल्लुक है, यहाँ भी हमारी भी एक एस्टेब्लिशमेंट होती है, आपको बताया, तो जो हमारी यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है उस सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस में ये सब कुछ जो है ऑर्गेनाइज किया। एक और जगह पे मेरा ख्याल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज था, वहाँ नहीं हो सका, यहाँ हुआ, उसके बावजूद आप सब पहुँचे। तो मैं तमाम मुंतजमीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी। अब आते हैं जो आज की वजह है जिसकी वजह से हम इकट्ठे हुए हैं। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि यहाँ पर इकट्ठे होने का क्या फ़ायदा है, पाकिस्तान में इकट्ठे होना चाहिए, यहाँ पर हम इकट्ठे होते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है। असल इसकी वजह यह है कि अल्लाह की ज़ात ने हमें ये हुक्म दिया है कि आप बुराई को बुरा कहें, भले आप उसे दिल में ही कहें। यजीद और हज़रत इमाम हुसैन का जो वाक़या था जिसमें हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया, एक जुल्म किया गया, आज वो वाक़या हो नहीं रहा, सदियों पहले हो चुका है, लेकिन आज भी हज़रत इमाम हुसैन को मानने वाले पूरी दुनिया के अंदर उस एक्ट के ऊपर यजीद की लान तान करते हैं। तो कहने की बात यह है कि बुराई की लान तान जहां की जा सके, जब की जा सके, करनी चाहिए। तो इसलिए जो लोग आपको ये कहते हैं कि यहाँ आपके आवाज उठाने से कोई फायदा नहीं होना, आप सबको चुप करना पड़ेगा, वरना मैं आपको एक एक करके ऊपर बुलाऊंगा। जो आप बोलेगा मैं उसको ऊपर बुलाऊंगा और सब फिर उसके लिए तालियां बजाएंगे। तो आप खामोश रहना। आप आपको सबको पता होगा मैं प्रोफेसर भी रहा हूं, तो बच्चों को चुप करवाना मुझे आता है, तो खामोश रहना। कहने की बात आपको ये है कि असल मसला पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, लेट्स से इट लाउड एंड क्लियर, पाकिस्तान के करंट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के पिछले आर्मी चीफ जनरल बाजवा, इन सबको ये जोम है कि सब कुछ ताकत के साथ किया जा सकता है। पिछले 75-76 सालों में ये होता रहा है। हमें सबने बेवकूफ बनाया हुआ था, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। हमें बताया जाता था कि सब बुरा सियासतदान करते हैं, सब बुरे सियासतदान होते हैं। अब हमें पता लगा कि सियासतदान तो इन्होंने रेंटे कार की तरह रेंट पे लिए हुए हैं। जिसकी दिल करता है उसके 5 साल लगवा देते हैं, फिर उसको पीछे कर देते हैं, फिर अगले के 5 साल लगवा देते हैं। उनको भी क्योंकि पता होता है कि हम बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए आए हैं, तो वो भी अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। अब ये सब कुछ चलता रहना था। जब एक हुकूमत गिराई जाती है तो अमूमी तौर पर पब्लिक उस शख्स के साथ नहीं खड़ी होती। पाकिस्तान का यही रिवाज था, जिसकी हुकूमत गिरती थी अवाम मिठाइयां मारती थी, क्योंकि जो भी हुकूमत में बैठता था वो लूटता है। अभी देख लीजिए 16 महीने के लिए शहबाज शरीफ आए, क्या कुछ करके गए। अभी देख लीजिए ये राजू बन गया, जेंटलमैन आया था, ये गंदम का काम डाल के निकल गया। आप देखिए जो भी आता है वो पैसा खाता है। इनको लगा था कि ये जब इमरान खान को निकालेंगे तो अंजाम वही होगा जो दूसरे हुक्मरानों का होता है। अब मसला एक हुआ, इमरान खान ने आप में से किसी को जाती हैसियत में फायदा नहीं दिया। आप में से यहाँ खड़े किसी शख्स को जाती हैसियत में इमरान खान ने या मैंने या किसी और ने फायदा नहीं दिया। लेकिन आप खड़े क्यों हैं यहाँ? आप खड़े इसलिए हैं कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था तो आप थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में और ज्यादा फख्र महसूस करते थे। आपका सीना थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा था पूरी दुनिया में। आप फख्र से बताते थे कि मैं उस मुल्क से हूं जिसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ
इन्वायरमेंटल चेंजेस के खिलाफ एम्बेसडर है। ये मेरी आंखों का वाकया है कि बर्तानिया जो है, जब ग्लासगो के अंदर इन्वायरमेंट की कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उनकी सबसे ज्यादा कोशिश थी कि वहां पर इमरान खान आए। कोई और आए ना आए, इमरान खान जरूर आए। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? पीटीआई। आप क्योंकि इस सोसाइटी में रहते हैं जहां पर सबसे पिसे हुए तबके का भी रियासत उसी तरह से ख्याल करती है जैसे ऊपर वाले तबके का, तो आपको अंदाजा है सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स होते क्या हैं। आप बड़े फख्र से यहां बता सकते थे कि इनके मुल्कों से भी बड़ा, मैं साइज के एतबार से कह रहा हूं, सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम आपका प्राइम मिनिस्टर चला रहा है। तो वो तमाम चीजें जो इन मुल्कों में हो रही थी वो आपके मुल्क में करने की कोशिश की जाती थी। इसलिए आपको एक फीलिंग थी, एहसास था कि पाकिस्तान मुस्बत सिमत में बढ़ रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी 6% पर बढ़ रही थी। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की, राजा साहब मैंने आपको पहले कह दिया था कि होना है। अब अगर आप बोले तो फिर मैंने नीचे चले जाना था कि अच्छा जी, अगली बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ किया ये जा रहा है कि आपने आजाद सोचना नहीं है, आजाद बोलना नहीं है। क्योंकि जब आप आजाद सोचते हैं तो आप आजाद बोलते हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर आजाद सोच रखता है उसका मुंह बंद करवा दिया जाता है। आप बहुत सारे जर्नलिस्टों को जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मुझे भी सुनते हैं, आप इमरान रियाज को भी सुनते हैं, मोहित पीरजादा को भी सुनते हैं, साबिर शाकिर को भी सुनते हैं। मैं क्योंकि तमाम लोगों को अपने समेत जाती हैसियत में जानता हूं, तो मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि अगर हम सबका मिला के वजन 10 किलो है तो अकेले अरशद शरीफ का वजन 90 किलो था। आप में से ज्यादातर लोगों को अरशद शरीफ की अहमियत का अंदाजा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप कहते हैं आपको है, आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि वो क्या चीज था, वो हम सब में से कितना फर्क था, वो कितना सच बोलने वाला था। आपको ये बात ज़हन में रखनी पड़ेगी कि उस मुल्क का जो रवाज था उसको अरशद शरीफ ने तोड़ा था, और फिर उसके साथ क्या किया गया वो आपके सामने है कि किस बदतरीन तशद्दुद के बाद उसको शहीद किया गया, असैसिनेट किया गया। अरशद अपने घर का अकलौता मर्द था। अरशद का एक भाई पाकिस्तान की फौज में मेजर था जो दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुआ। अरशद के वालिद पाकिस्तान नेवी में आला अफसर थे, रिटायर्ड थे। बेटे की शहादत का पता चला तो उसी दिन उनकी मौत वाक़या हो गई। अरशद ने एक ही दिन 2 जनाजों को कांधे दिए। अरशद के घर में सिर्फ छोटे बच्चे थे, एक बेवा मां थी, अरशद की 2 बेगमें थी, अरशद की एक बूढ़ी खाला थी जो उसके साथ रहती थी, और उसके छोटे छोटे बच्चे थे। अरशद शरीफ को जब शहीद किया गया तो बुनियादी तौर पर मैसेज ये था कि अब कोई सोचने की और बोलने की जुर्रत ना करे। और आपने देखा कि फिर वो हुआ, और एक तरफ अरशद शरीफ का जनाजा जा रहा था और दूसरी तरफ जो अपने आप को रियासत कहते हैं उन्होंने इतना इंतजार भी नहीं किया। हालांकि सख्त मुखालफिन भी किसी के जनाजे का इंतजार करते हैं, उन्होंने इतना इंतजार भी नहीं किया कि अरशद शरीफ को दफन हो लेने दिया जाए। एन उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आज 25 मई है, आपको याद करना पड़ेगा। कहा जाता है इन्होंने 9 मई किया था, इसलिए इनके साथ सब कुछ किया जाता है। आप बताइए 25 मई 2022, 9 मई से ठीक 1 साल पहले आप बताइए क्या किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? तब तो कोई 9 मई नहीं हुआ था। तो 25 मई 2022 के वक्त ये जो चादर चार दीवारी को पामाल किया गया था, ये जो औरतों के सरों से दुपट्टे खींचे गए थे, हमारे वर्कर फैसल को लाहौर में शहीद किया गया था,
हमारे एक वर्कर को अटक पुल पर शहीद किया गया था। ये सब कुछ क्या हुआ था, वो बात की बात है। जिले शाह को भी शहीद किया गया, वो बात की बात है। ये मैं 25 मई 2022 की बात कर रहा हूं। 9 अप्रैल को हमारी हुकूमत गिराई गई थी और उसके चंद दिन के बाद मेरे ऊपर कातिलाना हमला किया गया था। मेरी गाड़ी उल्टाई गई थी मोटरवे के ऊपर। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ये मानती है कि हाँ वो गाड़ी पीछे से उल्टाई गई थी, लेकिन ये कहते हैं वो हम नहीं थे, वो कोई और था, हमने उसे पकड़ लिया था। वो कौन था, किसको पकड़ा? ये अपने मुंह से मानते हैं कि हाँ आपकी गाड़ी उल्टाई गई थी, लेकिन हमने नहीं उल्टाई थी, किसी और ने उल्टाई थी और हमने वो पकड़ लिया। हमें तो वो नजर नहीं आया वो किसको पकड़ा आपने। वो कौन सा वो काले वीगो वाला था जिसने मेरी गाड़ी को पीछे से उल्टाया था, आज तक तो आप पब्लिक के सामने नहीं लाए। मेरा एक रफीक, एक साथी उस एक्सीडेंट में उसको ऐसी माजूरी हुई है कि वो आज तक उसमें माजूर है। मैं बाल बाल बचा उसमें से। उसके बाद फिर चले आपके सामने मेरी गिरफ्तारी, जिले शाह की शहादत, अरशद शरीफ की शहादत, इमरान खान के ऊपर। इमरान खान को असल में तो कत्ल कर दिया गया था जब गोलियां मार दी गई थी। जब आप गोली मारने का फैसला करते हैं तो आप कत्ल करने की इंटेंट से ही करते हैं। वो बच गया, इमरान खान बच गया क्योंकि अल्लाह ने आपके लिए, मेरे लिए, आलम इस्लाम के लिए उसकी प्रोटेक्शन की, वरना इन्होंने तो कसर नहीं छोड़ी थी। और फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की खवातीन को जेलों में डाला गया। आज यास्मीन राशिद जो एक गायनी की प्रोफेसर है, 73 ईयर उनकी एज है, बीमार हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, उन्हें आज भी जेल में रखा हुआ है। उसके साथ आलिया हमजा, सरम जावेद, उसके साथ खदीजा शाह, आयशा भुट्टा, तैयबा राजा और बहुत सारी और खवातीन जिनके शायद मैं नाम भूल रहा हूं, माजरत अगर किसी का नाम नहीं आ रहा। इन सब बहनों को जेलों में रखा गया। मकसद क्या था? आप सोचते होंगे इन्होंने कोई जुर्म किया है। बिल्कुल इन्होंने जुर्म नहीं किया, ये सब कुछ खुद करवाया गया था। मौजूदा जो मिलिट्री रजीम है और मौजूदा पॉलिटिकल रजीम, ये इन्होंने मिलके खुद करवाया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बनाने के लिए, पाकिस्तानियों को निशाना बनाने के लिए, क्योंकि पहली दफा पाकिस्तान की आवाम ने झुकने से, डरने से, मरूब होने से इनकार कर दिया था। और उन खवातीन को जेलों में इसलिए रखा गया कि डर कर दूसरी खवातीन बाहर ना निकलें। मैं आपको दावत देता हूं, 9 मई को हुए आप 1 साल से कुछ ज्यादा महीने हो गए। मैं आपको दावत देता हूं, आए यहां पर देखें क्या ये औरतें डर गई हैं? ये दोबारा आकर खड़ी हैं, ये दोबारा आकर मर्दों के शाना बिशाना खड़ी हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? आई इमरान खान जिंदाबाद, शहबाज गिल जिंदाबाद। पाकिस्तान हैरत की बात है, ये आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा। एक बंदा किसी के घर में घुसे वो ठीक है, किसी की बीवी और उसके प्राइवेट जो लम्हात हैं वो कैमरा लगा के रिकॉर्ड करे वो ठीक है, किसी के बेटे को, भाई को अगवा करे, नंगा करके तशद्दुद करे, भले वो हाई कोर्ट का जज हो, नाज़िक अज़ा पर करंट लगाए वो ठीक है, जजेस को ब्लैकमेल करे वो ठीक है, लोगों की बहनों बेटियों की इज्जतों पर हाथ डालें वो ठीक है, चादर चार दीवारी को पामाल करें वो ठीक है। आप ऐसे लोगों को एक्सपोज करें तो आप मुल्क की सलामती के खिलाफ काम कर रहे हैं। मुझे इस तरह की बेशर्मी का कहीं और दुनिया में कोई जगह है तो बता दीजिए कि आप जो मर्जी करें, दूसरा ये बताए भी ना कि आप ये कर रहे हैं। आप किस हक, किस कानून के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं? आप हमारी अपनी फोर्स है या किसी और मुल्क की फोर्स है? आप हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं। आपने हमारे साथ, हमारे आइन के साथ खड़े होना है, किसी और के साथ ही खड़े होना। और एक बात याद रखिए, यह फसाद अक्सर मचाया जाता है कि बैरून मुल्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान अपनी फौज, अदलिया या किसी इदारे के खिलाफ है।
ये बिल्कुल बकवास है। हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, हम अपने शहीदों से मोहब्बत करते हैं, हम शहीदों की माओं के, बहनों के, उनकी बेवाओं के, उनके यतीम बच्चों के कर्जदार हैं। हमारा वो फख्र है। हमारा डिफरेंस जो है, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बैठे 4-5 लोग हैं जो अपने सियासी फायदों के लिए इदारे को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान की सालमियत को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, आइन तोड़ रहे हैं। सब तनकीद उनके ऊपर है, ये फौज पर तनकीद नहीं है। और एक और बात याद रखिए, यूरोप के अंदर ये मामला सेटल हो चुका है। ये यूरोप के अंदर 1 सदी पहले, तकरीबन या हाफ सदी पहले ये मैटर सेटल हो चुका है। हिटलर के नीचे जो लोग काम करते थे उनका बहाना भी वही था जो आजकल पाकिस्तान में है। वो जी हमारी तो नौकरी है, हम क्या करें। जब वो जुल्म करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो हमारी तो नौकरी है, हम तो रोजी रोटी के लिए करते हैं। हमें हुक्म दिया जाता है किसी के घर में घुस जाओ, घुस जाते हैं। हमें किसी की बहन बेटी उठाने को कहा जाता है, हम उठा लेते हैं। हमें जिले शाह पे तशद्दुद करने का कहा जाता है, हम कर देते हैं। वो शहीद हो जाता है, हमारा कसूर नहीं है। फैसल शहीद हो जाता है, हमारा कसूर नहीं है। यही जवाब हिटलर रेजीम के अंदर जो लोगों ने उस वक्त यहूदियों पर तशद्दुद किया था वो अदालतों में देते थे। लेकिन यूरोप ने उनको सजाएं दी थी। उनको ये कहा था कि आपका ज़मीर तो जिंदा था ना, आपको ये तो पता था कि ये अहकामात गैर कानूनी, आप नहीं मान सकते इन अहकामात को। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी ये फैसला दे चुकी है। अनीता तुराब केस में, एयर मार्शल अफसर खान के केस में, कि पाकिस्तान की फौज का कोई ऑफिसर हो, जवान हो या पुलिस का हो, वो गैर कानूनी अहकामात मानने का पाबंद नहीं है। ये वही असूल है जो यूरोप में तय है। आप गैर कानूनी अहकामात नहीं मानेंगे, वरना आप में और जनरल डायर में क्या फर्क है। 1919 में उसने जिस तरीके से महकूम, मजलूम इंडियन बाशिंदे, जो लार्जर इंडिया था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया इकट्ठा था, उनके ऊपर जो उसने फायरिंग खुलवाई थी, वो जो फायरिंग करने वाले थे, जिन्होंने ना हक लोगों को शहीद किया था वहां पर, जिनको आज भी हम लानत भेजते हैं, वो तमाम भी तो नौकरी कर रहे थे। वो तमाम भी तो अपने फराइज अंजाम दे रहे थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। वो उनके फराइज नहीं थे। उनको जनरल डायर का 1919 में वो नाजायज हुक्म नहीं मानना चाहिए था। आप भी वही कर रहे हैं। जो आप करेंगे आपको बताया जाएगा। अब ये नहीं हो सकता कि आप गंदा तरीन काम करें और वापस में आपकी शान में अशार पड़े जाएं। हम नहीं चाहते कि हम अपने पेट से कपड़ा उठाएं। ये नंगा होता है, हमें भी बुरा लगता है, लेकिन आप भी कुछ अपनी अदाओं पर ख्याल करें और आप बस कर दें। हर दिन आप डबल डाउन कर रहे हैं। पाकिस्तान के बुजुर्गों का, बच्चों का, माओं का, नौजवानों का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आपने अभी जो रऊफ हसन के साथ किया, आज राणा सनाउल्लाह कहता है कि अगर आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे, असल बात ही कि आप एनआरओ नहीं लेंगे, आप घुटने नहीं टेकेंगे, तो राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि फिर आपका मुकाबला ख्वाजा सराओं से होगा। अब मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। ये उनका बयान है, मेरा नहीं है। हम कह दें तो हमारे तो पीछे पड़ जा रहा है हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। ये राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर आपने मुज़ाकरात ना किए तो फिर आपका मुकाबला ख्वाजा सराओं से होगा। अब हमारा मुकाबला तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से है इस टाइम। तो क्या राणा सनाउल्लाह उनको ख्वाजा सरा कह रहे हैं? इनके बयान के मुताबिक तो यही है। तो ये राणा सनाउल्लाह को बुला के पूछ लें कि ये उसने गलत फहमी की बिना पे कहा है आपको, या वो वाकई आपसे तंग है, क्योंकि उसके साथ भी तो आपने यही किया था। वो वैसे बेशर्म है, वो उनको भूल गया वो सब कुछ। हमें नहीं भूलेगा राणा साहब। हमारी हुकूमत भी आएगी, किसी को आपके ऊपर ऐसे तशद्दुद नहीं करने देंगे। अगर हमारी हुकूमत में ऐसे होगा, मेरा आपसे वादा है, मैं साइड पे खड़ा हूंगा, आपके हक में आवाज बुलंद करूंगा। किसी सहाफी के साथ ऐसा नहीं करने देंगे। पाकिस्तान बदल चुका है, अब आगे मूव करना पड़ेगा।
जो हो गया वो हो गया। मैं यहां से आज भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये पैगाम भेजता हूं। बहुत नुकसान हो चुका है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की फौज का, उस इदारे का जिसने आपको यहां तक पहुंचाया है। आइए आईने पाकिस्तान पर वापस चलें। आइए अपने शहरियों को धमकाना बंद करें। आइए जो पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत बेटा है जिसका नाम इमरान खान है, उसको रिलीज करें। दुश्मन भी दूसरों की औरतों का एहतराम करते हैं। मैं यहां बता नहीं सकता बुशरा बीबी से जिस तरह के अदालत में इद्दत और नकाब पर सवालात हुए, इस बेशर्मी तक आपने गिरा दिया कि आप दुश्मन भी थू थू करते हैं। तो मैं उन तमाम लोगों को जो इस टाइम जेलें काट रहे हैं, पंजाब में हमारी लीडरशिप जेल काट रही है, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग निकले नहीं हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। लोग 8 फरवरी को निकले हैं, लीडरशिप आज भी जेलों के अंदर है। हाँ, ये बात तय है कि हम बाकी तमाम लोग उतने दिलेर नहीं हैं जितने इमरान खान दिलेर हैं, ये बात सच है। या हम उस तरह से लीडरशिप नहीं कर पाते जैसे इमरान खान करते थे, लेकिन उसके बावजूद आप अक्सर पंजाब के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। सभी सूबों ने कुर्बानी दी है, सभी सूबों ने बढ़ के कुर्बानी दी है, लेकिन क्या बताइए किसी और सूबे में लीडरशिप अभी तक कैद है? वो पंजाब में है। सो पंजाब में जुल्म भी ज्यादा हुआ है, उसके बावजूद वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डटी हुई है। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो। आपको एक बात और सोचनी होगी, हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, मैं आप में से हूं, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूं। मैंने मेहनत करके आपकी तरह यहां वो कुछ अचीव किया जो किसी भी पाकिस्तानी का ख्वाब है। अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना, एक खुशहाल जिंदगी गुजारना। उसके बाद मेरा भी वही ख्वाब था जो आपका है कि पाकिस्तान में जो आम आदमी है उसके बच्चों के लिए कुछ कर जाएं, जो गरीब आदमी है उसकी जिंदगी को कुछ आसान कर दें। जो इमरान खान का ख्वाब था उसके लिए हम वहां गए क्योंकि हम शऊर रखते थे। जो शऊर रखता था उसके साथ निजामुद्दीन ने वो सलूक किया कि दोबारा आप लोग हिम्मत ना करें और पाकिस्तान की बेहतरी की बात ना करें। लेकिन क्या आप डर गए हैं? क्या हम दोबारा ये कोशिश नहीं करेंगे? तो इंशाल्लाह मुझे आप अक्सर पूछते हैं आगे क्या होगा, मुझे ये नहीं पता कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हफ्ते बाद क्या होगा, महीने बाद क्या होगा, लेकिन मुझे एक बात का पता है, हर रात के बाद सूरज तुलू होना होता है। हर तारीख रात की एक सवेर है। पाकिस्तान को एक डिक्टेटर तो क्या 10 डिक्टेटर इकट्ठे होकर भी आ जाएं। ये जो शऊर का जिन बोतल से निकल आया है, ये अब दोबारा इस बोतल में नहीं जा सकता। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, हर सूरत बढ़ेगा। और ये जहन में रखिएगा, इमरान खान आज नहीं तो कल आके दोबारा की आदत करेंगे पाकिस्तान की। और एक और आपको बात बताऊं, ये जो आप सब खड़े हैं, आप में से कोई इमरान खान पे एहसान नहीं कर रहा, आप इमरान खान पे मेहरबानी नहीं कर रहे। आप यहाँ अपनी जरूरत की वजह से खड़े हैं। आपकी जरूरत ये जो जोकर शहबाज शरीफ है वो पूरी नहीं करते। आपको इस तरह का वजीर आजम नहीं चाहिए। आपको आदत पड़ गई है इमरान खान जैसे शख्स को अपना वजीर आजम देखने की। आप अपनी जरूरत के लिए खड़े हैं यहाँ। और दूसरी बात ये बताइए कि कभी आपके बच्चों को इंटरेस्ट हुआ था पाकिस्तान की सियासत में? क्या इमरान खान की वजह से आपके बच्चे रिकनेक्ट होते हैं या नहीं? उसकी वजह यह है कि जब वो यहाँ स्कूल में बात करते हैं, कॉलेज में बात करते हैं, सोसाइटी में बात करते हैं, तो उनके जो डैनिश क्लास फेलोज हैं, बच्चे हैं, वो भी इमरान खान को जानते हैं, वो भी उसकी वैल्यूज को जानते हैं, वो भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। उन बच्चों को एक सेंस ऑफ प्राइड होती है, उन्हें लगता है कि हाँ वाकई कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ हमें अपने आप को एसोसिएट करना चाहिए। तो इमरान खान ने पाकिस्तानियों को एक नई पहचान दी है, एक नई मोटिवेशन दी है, नया एहसास दिया है। और पाकिस्तानी अब ये जो आपने सब घटिया किस्म के लोग इकट्ठे किए हुए हैं, मैं अभी स्विट्जरलैंड में था, मैं वहां पर जो अपने होटल के पैसे दे रहा था,
वो यकीन कीजिए कोई एक रात ऐसी नहीं थी जिसका बिल 53,000 रुपया हो। कितना? बहुत ज्यादा था, उससे बहुत ज्यादा था, 53,000 नहीं। मेरी बाजी मरियम 18 दिन स्विट्जरलैंड में रही, सर्जरी करवाई और खर्चा एफबीआर को बताया कि 53,000 रुपया है। मैं जिस होटल में ठहरा हूं, मैंने उनसे लिख के पूछा है कि आपके यहाँ कोई 53,000 वाला कमरा है जिसमें मैं रह लूं? उन्होंने कहा नहीं है। मैंने कहा मेरी बाजी रह के गई है। आप पता नहीं स्विट्जरलैंड वालों ने मुझे लूट लिया है, ये आपने बताना, आपके करीबी मुल्क है, या मेरी बाजी झूठ बोल रही है? ये झूठ बोल रहे हैं। और फिर मेरा एक दोस्त, उसने मेरे से ज्यादती की। वो मुझे उस होटल में ले गया जहां पर बाजी ठहरी थी। वो इंटरलाकन में होटल है, वहां पर मैं वहां ठहर तो नहीं सका क्योंकि उसका जो रेंटल था रूम का वो गालिबन 3,000 फ्रैंक था पर नाइट। अब बाजी को कोई स्पेशल डिस्काउंट है तो मुझे नहीं पता। मैंने वहां से कॉफी पी तो जो हमारा बिल था वो भी 53,000 से ज्यादा था। मैंने वहां भी उनसे बात की कि ऐसा ना करें, मैं उसका छोटा भाई हूं, लेकिन उन्होंने ये बात मानने से इनकार किया। अब मुझे ये यकीन नहीं आता क्योंकि बहनें जो है वो भाइयों से एक तो बहुत प्यार करती हैं। भाइयों के लिए आपको पता है हमारे यहाँ बहन का रिश्ता कितना मोअज़्ज़ज़ है और भाइयों पर जान भी दे देती हैं। ये मुझे अल्लाह ने ऐसी कबत्ती बहन दी है तो मेरे से झूठ बोलती है और उसकी बातों में आके मैं लुट गया हूं इधर स्विट्जरलैंड में। तो आप चाहते, चौधरी निजामुद्दीन चाहते हैं कि आप ऐसे स्टूपिड लोगों को लीडर माने जो आपको ये बताएं कि वो 18 दिन स्विट्जरलैंड में रहे, उन्होंने सारी फिलिंग करवाई। मेरी बहन है इसलिए मैं ये बात कर सकता हूं, आप लोग नहीं कर सकते, गुस्सा कर जाता है। मैंने जो कॉस्मेटिक सर्जन है, मेरी एक अपनी करीबी अजीज अमेरिका में कॉस्मेटिक सर्जन है, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जिस तरह की जो टेक केयर बाजी मरियम की उनके सर्जन कर रहे हैं, अगर मैं अमेरिका में उनकी वो टेक केयर करूं उनकी आउटलुक की, तो सिर्फ जो लिक्विड इस्तेमाल होगा हर 2 महीने के बाद उस आउटलुक में, उसका खर्चा 12 से 15 लाख पाकिस्तानी होगा। और ये आप कहेंगे तो मैं रिटर्न भी दे सकता हूं। मैं दोबारा कह रहा हूं कि अब मेरे कमेंट्स को अली अमीन के कमेंट्स के साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि अली अमीन उनको बाजी नहीं मानता, मैं दिल से उनको अपनी बाजी मानता हूं। खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, सियासी मुखालफत शदीद है, लेकिन मैं उनको अपनी बाजी के तौर पर दिल से, क्योंकि वो एक औरत है, मेरे लिए एहतराम की जगह पे। अगर वो लिखे एफबीआर में कि हाँ सर्जन को मैंने 1 करोड़ रुपया दिया, 80 लाख दिया, 70 लाख दिया, तो फिर ठीक है, मैं कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन 53,000 रुपए में सब कुछ करवा के बाजी आ गई है। अगर बाजी बता दें तो मैं कसम खाता हूं ये डेनमार्क में मुझे एक शख्स नजर ना आए, ये सब इस टाइम स्विट्जरलैंड में हॉलिडे कर रहे हो। तो बहरहाल चौधरी निजामुद्दीन की जरूरत है कि वो इस तरह के लोगों को लीडर बनाते हैं और फिर हमसे मनवाते हैं कि हम इन्हें लीडर माने। वो दूसरी तरफ जो हमारा चाचा छोटू हैं, शहबाज शरीफ साहब, उनको कोई समझ नहीं होती वो कहाँ है। उनको लाकर बंदा बताता है कि आप इस जगह पर हैं। वो इस्लामाबाद हैं तो लाहौर समझते हैं, मतलब बिल्कुल उनके हवास बाख्ता है वो। लेकिन भारत इसी तरह के लीडर उनको चाहिए जो बूट पॉलिश करें, बाहर तक गाड़ी का दरवाजा खोलने आए, दरवाजा बंद करें। इमरान खान इंटेग्रिटी के साथ मिलता था, ना वो किसी को इंसल्ट करता है ना अपने आप को इंसल्ट करने देता है। और इस तरह के इंडिपेंडेंट लीडर्स इनको पसंद नहीं है जो आपको पसंद है। तो काफी लंबी हो गई मेरी तकरीर, आप आए हुए थे, मैं खुल के बात करना चाहता था। अच्छा, इससे मुझे ये भी पता चलता है कि पीछे जो चढ़ा है बंदा वो मोटा है कि हल्का है। कई लोग चढ़ते हैं तो ट्रक बिल्कुल नीचे चला जाता है, कई चढ़ते हैं तो हल्का सा हिलता है, तो इस बार हल्का हिला था। एनीवेज, सो बात ये है कि मैं अब इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करूंगा कि वी पाकिस्तानी बिलीव इन डेमोक्रेसी। Switzerland given vote of right to their women in 1971.
In comparison, Pakistani elected first women prime minister in 1965.